Assalamualaikum students. I hope you are all well and properly focusing on your studies. आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कि किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे उसका हल निकाला जाता है और इसमें कौन से मरहले, कौन से स्टेप्स जो हैं वो हम जिसके थ्रू गुजर के हम इस सारे अमल को समझते हैं वो स्टडी करेंगे। अब साइंस एक मुनज़्ज़म इल्म का नाम है जो कि हम मुख्तलिफ मुशाहिदात और तजर्बात की रोशनी में जिसको हम समझते हैं। ठीक है, अब साइंस क्यों पढ़ी जाती है, क्या है ये, क्या है इसका फिनोमिना, ये क्या है बेसिकली, इसको हम अगर समझना चाहें तो हम यूँ कह सकते हैं कि कायनात में होने वाले तमाम अवामिल, ठीक है, जैसे ये सूरज, चाँद, सितारे सब अपने महवर में गर्दिश कर रहे हैं। ठीक है, कैसे समुंदर, दरिया सब अपने रास्तों पे बह रहे हैं और कैसे तमाम जानदार जिंदा रह रहे हैं, उनके खाने पीने का प्रोसेस, जिंदा रहने का, सांस लेने का और तमाम माहौल का इंटरेक्शन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में, यानी कि यूनिवर्स में होने वाले तमाम प्रोसेसेस को हम जिस अमल के ज़रिए समझते हैं वो, और उस सारे इल्म का नाम है साइंस। ठीक है, उस सारे को समझना और उसको समझने के लिए जिस तरीक़ेकार का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। प्रॉब्लम को समझने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट जो है वो किस जो है वो मराहिल से, कौन कौन से स्टेप से गुजरते हैं, वो है जी रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी सबसे पहले एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, देखना कि कोई मसला है। उसके बाद नेक्स्ट है जी ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदात किए जाते हैं, मुख्तलिफ मुशाहिदात यानी देखना, ऑब्जर्व करना चीज़ों को कि ये चीज़ ये ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है। ठीक है, ये हो गया ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट होता है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन के बाद एक हाइपोथेसिस बना लिया जाता है उससे। हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शंस के बाद होते हैं एक्सपेरिमेंटेशंस के रिजल्ट से फिर समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, उसको हम किस तरह टेबल फॉर्म में या फिर ग्राफिक्स फॉर्म में बना लेते हैं। उसके बाद आता है रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स या फिर थ्योरी, उससे बन जाती है फाइनल जो है वो। इतने स्टेप्स होने के बाद जो है वो फाइनल एक लॉ बनाया जाता है, एक रूल बनाया जाता है, एक फाइनल एक स्टेटमेंट आती है जो कि तमाम चीज़ों पे उसके पीछे होने वाले तजर्बात, मुशाहिदात और तमाम प्रोसेसेस का नतीजा होती है, निचोड़ होती है और वो एक ऑथेंटिक स्टेटमेंट होती है। ये हो गया एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब सिर्फ बायोलॉजिस्ट ही नहीं, सिर्फ इस मेथड के ज़रिए, साइंटिफिक मेथड के ज़रिए अपने जो है वो तमाम चीज़ों को हल करते, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को, ये केमिस्ट भी, फिजिशिस्ट भी, बायोलॉजिस्ट भी, तमाम जो है वो फील्ड्स में जो भी हैं किसी भी साइंटिफिक मेथड को सॉल्व करने के लिए इसी जो है वो प्रोसीजर से गुजर के फाइनल रिजल्ट्स तक पहुंचा जा सकता है। हाँ जी, बायोलॉजिकल मेथड का फर्स्ट स्टेप है जी, क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, अब जब बायोलॉजिस्ट को जब भी कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस करते हैं, कोई भी बायोलॉजी से यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के से रिलेटेड कोई भी मसला उनको दरपेश होता है, तो फिर यानी कि वो उसको रिकॉग्नाइज करना कहते हैं। यानी जब उनको कोई मसाइल पेश आते हैं तो उसको कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना। फॉर एग्जाम्पल एक लेटेस्ट जो है वो, जो आजकल का करंट जो भी गुजरा है, ये कोरोना का मसला था। ठीक है, अब सबसे पहले जब ये कोरोना आया था तो सबसे पहले इसको बायोलॉजिस्ट ने जब इस पे काम स्टार्ट किया इसकी वैक्सीन के लिए, तो इन्होंने सबसे पहले इसको क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, देखा कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गया है, इसका एक सोल्यूशन निकालना है। और इसकी एक और मिसाल है स्प्रेड ऑफ मलेरिया, जो कि इसके अंदर आपकी दी भी हुई है एग्जांपल जिसकी मलेरिया की, यानी कि जब मलेरिया स्प्रेड हुआ था तो फिर वो उन्होंने जब रिकॉग्नाइज किया, देखा कि ये एक मलेरिया फैल रहा है, तो वो उनका प्रॉब्लम जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम उनके सामने आया था। अब नेक्स्ट है जी ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशन को क्या क्या कहते हैं, मुशाहिदात को कहते हैं। अब क्या हुआ, हमने एक रिकॉग्नाइज कर लिया बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कि ये हमारा प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल कोरोना का स्प्रेड या फिर मलेरिया का स्प्रेड या फिर डेंगू का स्प्रेड, यानी कोई भी आप ले लें डिजीज़, अब उसका स्प्रेड हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम ऑब्जर्वेशंस, या अगर हमारे पास पहले से ऑब्जर्वेशंस हैं तो वो उनको कंसीडर करेंगे, या फिर अगर हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है तो हम न्यू ऑब्जर्वेशंस यानी कि नए मुशाहिदात करेंगे। अब मुशाहिदात किस चीज़ से करते हैं, विजन से, 5 सेंसेस से। विजन है, हियरिंग है, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ठीक है, ये जाहिर सी बात है कि ऑब्जर्वेशंस के लिए हमारी देखना, टच करना, छूना, सूंघना, ये सब जो है सेंसेस ज़रूरी हैं। ऑब्जर्वेशंस अब 2 टाइप्स की हो सकती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव।
अब ये कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं, ठीक है, यानी कि वो मेजरिंग फॉर्म में, यानी कि मेजर करके जो एग्जैक्ट आपके पास नंबर्स आते हैं क्वांटिटेटिव, वो एक्यूरेट ज़्यादा होते हैं, जबकि क्वालिटेटिव जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती, वो वेरिएबल, यानी कि वो चेंजिंग हो जाता है आपका, उसमें चेंजिंग कोई ना कोई अप डाउन आ सकता है, ठीक है। जैसा कि उसने मिसाल दी है जी, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की मिसाल है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसमें क्वालिटेटिवली क्या है कि जब पानी जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट वो है ठंडा, और जब उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो इतना ठंडा नहीं है, ठीक है, ये उसकी क्वालिटी हो गई। अब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन अगर इसी स्टेटमेंट की हम लें, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री। अब देखिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट बता रहा है वाटर का 0 डिग्री है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये ज्यादा एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट है, सो दैट्स वाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज मोर एक्यूरेट एंड मोर एग्जैक्ट। जी, तो ये हो गई ऑब्जर्वेशन। और अब ऑब्जर्वेशन जो है वो किसी भी साइंटिस्ट के या किसी भी और नाउन पर्सन के प्रीवियस वर्क का वो है दोबारा उसकी ऑब्जर्वेशन भी की जा सकती है। देखिए, क्योंकि ये एवर ग्रोइंग, दोबारा जो साइंस का इल्म है ये रुकता नहीं है, इसमें रिसर्चेज होती रहती हैं, ये रीन्यू किया जाता है, बार बार इसमें नई नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं। तो किसी भी पुरानी जो है वो ऑब्जर्वेशंस है उनके अंदर न्यू एडिशंस भी की जा सकती है। ये हो गया ऑब्जर्वेशन। जी, अब ऑब्जर्वेशन की एक एग्जांपल जो यहाँ दी हुई है वो है जी स्टडी ऑफ मलेरिया। मलेरिया की एग्जांपल है कि कैसे इसकी हमने ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट ने इकट्ठी की। अब क्या होगा कि मलेरिया एक कॉमन डिजीज़ है और ये बहुत सारे मुल्कों में एक कॉमन प्रॉब्लम है। अब क्या था कि एंशियंट टाइम्स मोर देन 2000 ईयर्स अगो, जब उनको फिजिशियंस को जो है वो मलेरिया के बारे में पता चला, तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जब सबसे पहले उनको पता चला कि ये क्या होता है कि सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ता है और सर्दी से बुखार चढ़ता है और बार बार बुखार चढ़ रहा होता है, तो फिर अब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वो लोग जो है वो ज़्यादा इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं जो कि गंदे पानी के करीब ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो अब उनको जो चीज़ समझ आई वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थी कि वहाँ पे होती है बैड एयर। उन्होंने समझा कि गंदी या बदबूदार हवा की वजह से उनको ये मसला बन रहा है, तो उन्होंने इस बीमारी का एक नाम रखा इटालियन वर्ड से माला एरिया, ठीक है। माला का मतलब है बैड, एरिया का मतलब है एयर। अब उन्होंने क्या हुआ कि मज़ीद इसके ऊपर स्टडी करने के लिए क्या हुआ, कुछ वॉलंटियर्स ने ऐसा किया कि हम ये गंदा पानी पीकर देख लेते हैं कि ये पीने से क्या मलेरिया डेवलप होता है, लेकिन उनमें मलेरिया डेवलप नहीं हुआ। अमेरिका की डिस्कवरी के बाद अमेरिका से बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो यूरोप भेजे गए मेडिसिन के तौर पे। अब बार्क ऑफ ट्री नाउन एज ए क्विना क्विना, अब एक ट्री की जो है वो बार्क, तना, उसकी छाल जो है वो उसको, जिसका नाम था क्विना क्विना, वो जो है वो इस फीवर के लिए, इस बुखार को करने के लिए ठीक इस्तेमाल की गई। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई। अब वो इस कदर यानी कि उसकी मांग बढ़ गई, तो वो उसमें क्या हुआ कि मर्चेंट्स जो थे जो उसके एक्सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने उसमें थोड़ा सा घपला शुरू कर दिया। उन्होंने एक और ट्री जो है वो उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया जो था सिनकोना। अब सिनकोना जो है वो जब वो इसके लिए लगाया गया, कि इन मरीजों को दिया गया, ये तो और जो है वो फ़ायदेमंद साबित हुआ, ठीक है, क्योंकि उस सिनकोना के अंदर क्या था, क्विनीन था। अब क्विनीन जो था वो इस बीमारी का इलाज था। अब उन लोगों ने इस बीमारी का इलाज है मलेरिया का सिनकोना से करना शुरू कर दिया। उनको भी ये समझ नहीं आई कि ये क्यों हो रहा है, इसकी क्या काजेज हैं, लेकिन उनको इसका इलाज मिल गया सिनकोना की फॉर्म में, ठीक है। अब क्या हुआ, 200 ईयर्स लेटर इट वाज फाउंड दैट, अब 200 साल बाद ये पता चला कि ये जो है बीमारी छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से फैलती है। और ये फर्स्ट जो है वो किसने कॉन्सेप्ट दिया, 1878 में ए फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरान ने, ठीक है, उसने एक मलेरिया का काज निकाला। ही टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम मलेरियल पेशेंट, उन्होंने मलेरिया के पेशेंट से थोड़ा सा ब्लड लिया और उसका एग्जामिनेशन किया, तो पता चला कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो है वो मलेरिया के पेशेंट्स के ब्लड में होते हैं। और वो जो है वो उसकी जो डिस्कवरी जो है वो इतना उस पर यकीन नहीं किया गया, और फिर उसको यानी कि बस ऐसे ही आए गए कर दिया गया। फिर क्या हुआ, 2 साल बाद दूसरे फिजिशियंस ने सेम क्रिएचर देखी मलेरियल पेशेंट के ब्लड में। फिर दोबारा 3 इयर्स आफ्टर, ठीक है, इसके दोबारा ये थर्ड टाइम ये ऑब्जर्वेशन की गई और ये दोबारा लिविंग ऑर्गेनिज्म मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में देखे गए। फिर उस पर यकीन किया गया और इस टीनी ऑर्गेनिज्म को प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। 19वीं सदी के आखिर में फिर बहुत सारे ये ऊपर से जो हमने पढ़े हैं, ये सारे
जो प्रोसेसेस चलते आ रहे हैं कि कैसे वो कभी कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, कभी क्या उनको मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, सारा उनके एंड में आके जब उन्होंने आखिर में जो है वो 4 जो है वो मेजर ऑब्जर्वेशंस जो है वो उन्होंने निकाली, वो ये थी। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन, यानी कि मलेरिया का और मार्शी एरियाज का, इसी तरह के गंदे पानी वाले इलाकों का कुछ ना कुछ रिलेशनशिप आपस में है। सेकंड था क्विनेन इज द इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, मलेरिया के इलाज के लिए क्विनेन जो है वो इफेक्टिव है। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शिज डज नॉट काज मलेरिया, मार्शिज एरिया का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, मलेरिया के पेशेंट्स के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाता है। तो ये था ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करने का तरीका, यानी कि इतने सालों की मेहनत के बाद और इतने प्रोसेसेस से गुजरने के बाद उन्होंने ये 4 ऑब्जर्वेशंस बनाई। यानी कि उनको, अब आपको समझ आया कि कैसे एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है कि एक डिजीज का फैलना, जैसा कि मलेरिया फैल रहा है, अब उन्होंने उसका सोल्यूशन निकालना है। अब सोल्यूशन उन्होंने कितनी ऑब्जर्वेशंस की, फिर उनको रिजेक्ट किया, फिर ऑब्जर्वेशंस बहुत सारे साइंटिस्ट ने की, ऐड करते गए और मुख्तलिफ उसमें रिजेक्शंस होती गई। तो फाइनली जब वो आके 4 पॉइंट्स पे वो उन्होंने रिलाई किया, तो वो ये थी 4 ऑब्जर्वेशंस। जी, हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नेक्स्ट जो है स्टेप है वो है जी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि हाइपोथेसिस कैसे बनाया जाता है, हाइपोथेसिस क्या होता है। सबसे पहले हमने ऑब्जर्वेशंस कर ली, ठीक है। अब मलेरिया के केस में 4 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। अब 4 ऑब्जर्वेशंस के बाद हमने क्या करना है कि उन ऑब्जर्वेशंस की एक आर्जी एक्सप्लेनेशन जो हम तैयार करेंगे, उन 4 ऑब्जर्वेशंस की हमने एक आर्जी जो है वो एक्सप्लेनेशन या फिर उसकी एक वजाहत हमने जो तैयार करनी है, उसको हम कहेंगे हाइपोथेसिस, ठीक है। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस में क्या क्या होना चाहिए? इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, ठीक है, एक जनरल स्टेटमेंट होना चाहिए। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, ये एक आर्जी आइडिया होना चाहिए। इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, अभी हमारा हाइपोथेसिस जो है वो ऑब्जर्वेशन से एग्री करना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, और ये बिल्कुल एक सिंपल यानी कि कॉम्प्लेक्स आप स्टेटमेंट नहीं दे सकते, एक सिंपल स्टेटमेंट आप देंगे, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस की रोशनी में। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फाल्सिफाइबल, ठीक है। अब ये हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए कि इसको हम टेस्ट भी कर सकें, ठीक है। जैसा कि अभी मैं बताती हूँ कि उन्होंने क्या हाइपोथेसिस बनाया था, इसको हम, और फाल्सिफाइबल का मतलब यह है कि इसको हम फॉल्स भी कर सकें, यानी कि इसको गलत भी साबित कर सकें, ठीक है, इसमें होना चाहिए इतना। अब क्या होगा, हमने जो मलेरिया के केस में जो बनाया था हमने हाइपोथेसिस, वो ये था जी, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया के फैलाव का सबब है, ठीक है। अब साइंटिस्ट ये नहीं जानते थे कि वेदर दिस हाइपोथेसिस इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। अब उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन से एक स्टेटमेंट बना ली, हाइपोथेसिस बना लिया, ठीक है, कि प्लाज्मोडियम मलेरिया के काज है, और लेकिन ये गलत है ये सही, ये वो नहीं जानते थे। अब मजीद उस पर हम काम करेंगे तो फिर वो पता चलता जाएगा कि ये कितनी इसमें सच्चाई है। जी, बायोलॉजिकल मेथड का अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है जी डिडक्शंस, ठीक है। अब हाइपोथेसिस से डिडक्शंस निकालना। डिडक्शंस होते हैं जी लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द हाइपोथेसिस, यानी कि नजरियाती नताइज को अखज करना। हाइपोथेसिस से एक खास जो है वो कॉन्सेप्ट लेना, नजरिया लेना, और वो नजरियाती उसके नताइज निकालना, ये होता है डिडक्शन। अब बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है, अगर एक हाइपोथेसिस ट्रू हो जाए तो फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि खास किस्म का डिडक्शन उससे निकल आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हम कैसे बनाते हैं, दिस इन्वॉल्व इफ एंड देन, अगर ऐसा हो तो ये हो सकता है, ठीक है, ये हो जाता है एक डिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ मलेरिया हमने क्या डिडक्शन निकाला था, साइंटिस्ट ने क्या डिडक्शन निकाला था, इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का फैलाव का सबब है तो तमाम मलेरिया के पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम का होना जरूरी है।